यूपी में एक तरफ विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की गहमा गहमी है, तो वहीं यूपी के अलावा 13 अन्य राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा के मुख्य चुनाव का महायुद्ध छिड़ा हुआ है। और इस महायुद्ध में हर दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए अपने अपने दलों के महायोद्धाओं को प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतार रहा है और दोनों ही राज्यों में भी भेज रहा है। वहीं भाजपा, सपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपनी अपनी रैलियों और जनसभाओं में अपने अपने विपक्षी दलों पर जमकर जुबानी हमले भी बोल रहे हैं। इसी क्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कभी झारखंड तो कभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील जनता से करने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं। वहीं इस समय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक अहम मुद्दे की एंट्री हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में खलबली मची हुई है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है आज से 9 साल पहले एक फांसी के फंदे पर झूले आतंकी से, जिसके लिए कभी कांग्रेस और उनके सहयोगी नेताओं ने मर्सी पिटीशन को दाखिल किया था और निर्दयता पूर्वक अनगिनत निर्दोष और मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने वाले उस आतंकी पर दया दिखाने के लिए राष्ट्रपति तक से निवेदन कर रहे थे। कोर्ट के आदेश पर 30 जुलाई 2015 को फांसी के फंदे पर लटकाए गए उस आतंकी के लिए कांग्रेसी नेताओं की ओर से मर्सी पिटीशन पर किए गए हस्ताक्षर से जुड़ा एक पेपर इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के खेमे में एक और हलचल मची हुई है। तो वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कथित रूप से इस चिट्ठी को शेयर करने वाले यूजर्स को कांग्रेस की ओर से धमकी भी दी जा रही है। आखिर क्या है उस चिट्ठी में जिसको लेकर महाराष्ट्र के चुनाव में कोहराम मचा हुआ है, और कौन है वो आतंकवादी जिसकी फांसी की सजा को माफ करवाने के लिए कांग्रेस के नेताओं की ओर से दया की याचिका दाखिल की गई थी? इस बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल खबरों के मुताबिक बीते 5 नवंबर से सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के एक उम्मीदवार से जुड़ा हुआ एक लेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स या अन्य जगहों पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें खबरों के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई के मीरा भाईंदर विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी सैयद मुजफ्फर हुसैन ने साल 2015 में आतंकी याकूब मेमन की फांसी की सजा को रुकवाने के लिए मर्सी पिटीशन यानी दया की याचिका दाखिल की थी और उस पर हस्ताक्षर किया था। और इस लेटर में तारीख लिखी हुई है 28 जुलाई 2015 की, और ये पत्र या यूं कहें कि लेटर लिखा गया है देश के राष्ट्रपति के नाम। सोशल मीडिया पर जो लेटर वायरल हो रहा है वो यद्यपि हिंदी की बजाय अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वो यही लेटर है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस लेटर का हिंदी रूपांतरण यदि हम करें तो इसमें लिखा है, हम विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायक, नगर पार्षद याकूब मेमन की मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध दया याचिका के लिए महामहिम से अपील करना चाहते हैं। याकूब मेमन की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के संबंध में प्रख्यात वकील राम जेठमलानी, भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मार्कंडेय काटजू, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई के केडी राजा, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, फिल्म निर्माता महेश भट्ट, कार्यकर्ता तुषार गांधी, वकील वृंदा ग्रोवर और अर्थशास्त्री जेन ड्रेज जैसे प्रतिष्ठित लोगों के समूह और लगभग 290 से अधिक लोगों ने याकूब मेमन की मृत्युदंड की सजा के खिलाफ दया याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। महोदय, हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप याकूब मेमन के मामले पर विचार करें और भारत के संविधान में निहित अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान प्रदान करें और याकूब मेमन के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करें। यानी गौरतलब है कि इस लेटर के अनुसार उस आतंकी याकूब मेमन की फांसी को टालने के लिए उस समय फिल्म निर्माता महेश भट्ट, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, तुषार गांधी, सीपीआईएम नेता जो अब स्वर्गीय नेता हो चुके हैं सीताराम येचुरी, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, वकील वृंदा ग्रोवर और 290 अन्य लोगों ने दया याचिका पर दस्तखत किए थे साल 2015 में।
वहीं इस लेटर में मुजफ्फर हुसैन के अलावा पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान, अमीन पटेल, असलम शेख, शेख आसिफ, शेख राशिद, हुस्न बानो खालिफ और यूसुफ अब्राहनी और जावेद जुनेजा के भी दस्तखत हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस लेटर को जहां सोशल मीडिया यूजर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहीं इस लेटर के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन की तस्वीरों को भी शेयर किया जा रहा है। वहीं इस लेटर को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा जा रहा है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब लव जिहाद को वोट देना और कांग्रेस को वोट देना मतलब मुस्लिम समर्थक मुख्यमंत्री बनाना। हालांकि इस वायरल होती चिट्ठी की पुष्टि कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नहीं करता है। वहीं आपको बता दूं कि 2015 की वायरल होती इस चिट्ठी को लेकर कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने अपने दस्तखत वाले इस पत्र को फर्जी करार दिया है और साथ ही इसे उन्होंने वोटों के ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश भी करार दिया है। हालांकि साल 2015 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आतंकी याकूब मेमन की दया याचिका पर कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों, एक पूर्व एमएलए और एक पार्षद ने हस्ताक्षर किए थे। अब आपको उस याकूब मेमन के बारे में भी बता देता हूं, जिसकी दया याचिका पर कांग्रेस के नेताओं समेत 290 नेताओं ने हस्ताक्षर कर उसकी फांसी को रोकने की मांग की थी। दरअसल 12 मार्च 1993 की यह घटना है, जब मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसको लेकर पूरे देश में कोहराम मच गया था। इन बम धमाकों में कई निर्दोषों और मासूमों की निर्मम हत्या की गई थी और इस निर्मम सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड था टाइगर मेमन और इसी टाइगर मेमन के भाई का नाम था याकूब मेमन। याकूब के परिवार में उसके साथ यूसुफ मेमन, ईसा मेमन और रूबीना मेमन थे, जिन पर भी बम धमाकों की साजिश में आतंकियों का साथ देने और साथ ही आतंकवादियों को पनाह देने और उन्हें बढ़ावा देने का आरोप लगा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार याकूब मेमन उन 12 दोषियों में शामिल था और उन 12 दोषियों में से एक था जिन्हें टाडा अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन फांसी मात्र याकूब मेमन को ही 30 जुलाई 2015 को दी गई थी। उस समय टाडा कोर्ट ने याकूब मेमन की भूमिका को ताहिर मर्चेंट की भूमिका से भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक माना था। याकूब का पूरा नाम था याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन। वहीं मुंबई में हुए उस 1993 के विस्फोटक कांड में आर्थिक राजधानी मुंबई की कुल 12 जगहों पर हुए सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 713 लोग उस दौरान घायल हुए थे। लेकिन उस सिलसिलेवार धमाकों का मास्टरमाइंड याकूब मेमन का बड़ा भाई टाइगर मेमन अभी भी 33 साल के आसपास का समय गुजर रहा है, 30 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी वो फरार ही घोषित है और आज तक उसका कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। खबरों के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टाइगर मेमन पर 15 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। कहा जाता है कि आज से 9 साल पहले जब 30 जुलाई 2015 को नागपुर जेल में उसे यानी याकूब मेमन को फांसी दी गई थी, तो उसी दिन उसके शव को साउथ मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। याकूब मेमन को आज से लगभग 9 साल पहले 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को नागपुर जेल में फांसी दी गई थी। उसे उसी दिन मुंबई लाकर दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उस समय भी याकूब के जनाजे में बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तब भी यह आशंका जताई गई थी कि कहीं याकूब की कब्र को कुछ लोग मजार में तब्दील न कर दें, उसे मजार का स्वरूप न दे दें। और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। और आगे चलकर उद्धव ठाकरे के राज में याकूब मेमन की कब्र को मजार जैसी शक्ल में तब्दील कर दिया गया, यानी बदल दिया गया। सोचने वाली बात है कि जिस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है और सभी को गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देते हुए एक रहने और नेक रहने का संदेश दिया जाता है, उसी देश में आतंकवाद का रास्ता अख्तियार करने वाले आतंकियों की कब्रों को भी मजार की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। और इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम नेताओं यानी मुस्लिमों के आकाओं को इससे कोई परहेज नहीं होता है। उन्हें सिर्फ दिक्कत होती है तो हिंदू मंदिरों, धार्मिक स्थलों या फिर किसी किसान या आम इंसान की जमीनों से जिन पर वो कब्जा करना चाहते हैं, और फिर उसे वक्फ की संपत्ति के रूप में वक्फ बोर्ड के द्वारा दावा ठुकवा देते हैं और वक्फ बोर्ड भी उस पर पूरी तरीके से दावा ठोकते हुए कब्जा कर लेता है। ताज्जुब की बात है कि हमारे भारत में धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को कई लोग सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते
जाते हैं, जबकि आतंकियों की कब्र पर फूल चढ़ाने और उसे मजार की शक्ल में तब्दील करने वालों को कभी न तो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है और न ही उन्हें खुद उस वक्त नैतिकता का ध्यान होता है जब ऐसे कार्य किए जाते हैं। और जब ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार कड़ा रुख अपनाती है या अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाती है तो ये चीखने चिल्लाने लगते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर रोने लगते हैं। ऐसे में मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आप एक आतंकवादी के लिए दया की याचिका दाखिल करने वाले नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं और इनके खिलाफ आपके अनुसार क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस बारे में अपनी राय हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। फिलहाल थर्ड आई के आज के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।